हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हैप्पी एकेडमी में। मैं हूं अमान सिद्दीकी, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो हम आपको पता है गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट के अंदर अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो चैप्टर आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट बजट जो आगे बढ़ेगा चैप्टर, वो किस तरीके से बढ़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट बजट की अगर बात करी जाए तो आप लोगों को पता है इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी। गवर्नमेंट बजट के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या थी डेफिनेशन? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक ऐसी स्टेटमेंट जो साल में सरकार एक बार बनाती है, और सरकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, जहां पे गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स और अपने एक्सपेंडिचर शो करती है जो फ्यूचर में सरकार करेगी। ये हमने बात पढ़ ली थी, है ना। और फिर हमने उसके अंदर कंपोनेंट्स करे थे। कंपोनेंट्स के अंदर हमने रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ी थी हमने। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब अगर बात करी जाए तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम डेफिसिट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिसिट्स। अब जैसे हम बात करते हैं डेफिसिट्स की, तो आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज आप लास्ट क्लास देख के जाइए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं। ये एक प्लेलिस्ट चल रही है, आपकी पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए गवर्नमेंट बजट की जाके। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मैंने अलाइन कर रखी हैं। अब डेफिसिट्स की बात करी जाए तो डेफिसिट्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा आज डेफिसिट आएगा वो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट पढ़ेंगे हम? रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे सामने आएगा फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे ही बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की, तो ये वाला डेफिसिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ, स्टार में जहां मार्क कर दूं समझ लेना वो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो उसके बाद एक आएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट आएगा? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक। तो ये तीन डेफिसिट आज हमारा टारगेट है। हम ये तीन डेफिसिट पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। मेरा टारगेट है कि मैं ये तीन डेफिसिट आपके कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब क्या इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा? आंसर इज यस। एक हमारे सामने आज न्यूमेरिकल भी आएगा, एक नहीं मैं मल्टीपल न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा मैं क्लास जल्दी वाइंड ऑफ करूं, ठीक है। और सारा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर करूं इसको, ठीक है। और ये टॉपिक सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं, आईएससी बोर्ड के लिए, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपका हो गया दैट इज कौन सा? सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो चुका है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलें, जो आओ मेरे साथ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। चाहे तो आप साथ में कॉपी रख के बैठिए और इसको लिखते रहिए, और अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप आराम से समझो पहले और फिर वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना। और अगर आपको लगता है कि सर आप इनके नोट्स प्रोवाइड करा दो, तो मैंने आपसे बोल रखा है आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, सिटी और अपनी मेल आईडी लिख दीजिए जाके। मैं आपको इसके सारे नोट्स कंप्लीटली मेल कर दूंगा, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला है अगर आपको देखना है कि इस टॉपिक पे हम कहाँ से पहुंचे तो प्लीज प्रीवियस वीडियो मिस मत करना, तभी आपका एक पेस बनेगा पढ़ाई में, ठीक है। आओ भाई सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू भूल जाओ, सबसे पहले डेफिसिट को देखो। बताओ मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था? मैंने बोला था जो डेफिसिट होता है वो एक्चुअली क्या होता है? कमी। किस चीज की कमी? कि बेटा सरकार का जो खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा हो जाता है सरकार की टोटल रिसीट से। बताओ मैंने क्या ये बात बताई थी कि सरकार खर्चा ज्यादा करती है और सरकार की रिसीट्स क्या है? कम। तो ये जो सरकार के बजट के अंदर कमी हो रही है, ठीक है, इसको हम डेफिसिट बोलते हैं। मैंने आपसे ये बोला था। अब मैं बोल रहा हूं ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट है, आपको पता है सरकार का एक बजट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट। अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू बजट कौन सा होता है? बेटा मैंने आपको पहले भी बताया रेवेन्यू बजट वो बजट है जहां पे सरकार दो चीजें रिकॉर्ड करती है। क्या क्या रिकॉर्ड करती है? सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती है और सरकार रेवेन्यू रिसीट्स रिकॉर्ड करती है। तो जहां पे भी ये दो चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। सिंपल सी डेफिनेशन, व्हाट इज रेवेन्यू बजट? वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं इस बजट के अंदर अगर सरकार का रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हो गया, किससे? बताओ, रेवेन्यू रिसीट से। मैं बोल रहा हूं अगर सरकार रेवेन्यू खर्चा ज्यादा कर रही है, बताओ किससे? रेवेन्यू रिसीट से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट।
यानी सिंपली इसका मीनिंग क्या बन सकता है कि देखो आर डी इज इक्वल्स टू, आर डी मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही तो बना फॉर्मूला, है ना, कि सरकार का रेवेन्यू खर्चा, सपोजिटली मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो सरकार 100 रुपए का रेवेन्यू खर्चा कर रही है। अब आप मेरे से मत पूछना सर रेवेन्यू खर्चा क्या है, प्रीवियस वीडियो देख के आओ, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक। अब रेवेन्यू खर्चा क्या है वो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है वो भी पहले समझाई हुई है। तो अगर मान लो सरकार का रेवेन्यू खर्चा कितना है 100, और सिर्फ सरकार की जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 80 है, कितनी है 80, तो बताओ कितनी कमी आ रही है, 20 रुपए की कमी आ रही है। इस 20 रुपए की कमी को हम क्या बोलेंगे बताओ, इस 20 रुपए की कमी को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। कितना सिंपल है। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस का मतलब एक्सीड्स ज्यादा हो जाता है किससे, टोटल रेवेन्यू रिसीट से, देन द डेफिसिट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, आरडी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लो मैं इधर डेफिनेशन भी लिख देता हूं, नोट डाउन कर लेना। आरडी का मतलब क्या है, व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स का मतलब ज्यादा हो जाती है, जो माइनस का साइन है ये एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, कॉमा, देन द डेफिसिट इज नोन एज, बताओ क्या बोलेंगे, नोन एज आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट। कोई प्रॉब्लम की बात, जिसको नोट करना है नोट भी करता रहे साथ साथ के अंदर। तो व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, देन द डेफिसिट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। मेरे को लगता है बात समझ में आई है आपको, ये क्या है पूरा का पूरा ऊपर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू रिसीट, देन द डेफिसिट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है इतनी बात। अब क्या हमसे ये पूछा जाता है, हाँ डेफिनेशन पूछी जाती है, बट डेफिनेशन से ज्यादा भी कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, और जरा उसके ऊपर चलते हैं, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। आओ भाई, अब जरा बात करते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट जो हम पढ़ रहे हैं आरडी में, इसको शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, आरडी बोल रहा हूं, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसकी इंप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर इंप्लीकेशंस की बात करें, किसकी बात करें बताओ, इंप्लीकेशंस की, तो इंप्लीकेशंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इसकी रियल लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ना, यही तो मतलब है। तो सबसे पहला आरडी हमें क्या बताता है, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, आरडी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये आरडी है हमारा, है ना। अब इसकी क्या इंप्लीकेशंस थी, एक बार ये भी लिख देता हूं, 100 माइनस 80, बताओ कितना बचा 20। चलो भाई अब इंप्लीकेशन समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये हमें क्या बता रहा है, आरडी क्या शो कर रहा है, आरडी हमें ये शो कर रहा है कि सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा रेवेन्यू खर्चा कर रही है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा रेवेन्यू खर्चा कर रही है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब कि सरकार की रिसीट्स कितनी है 80, और सरकार खर्चा कितना कर रही है, सरकार खर्चा कितना कर रही है 100, तो सरकार कितना ज्यादा खर्चा कर रही है, दोनों को माइनस कर दो पता चल जाएगा 20, है ना। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट शोज बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। कितनी सिंपल सी बात है, पहली इंप्लीकेशन। फर्स्ट इंप्लीकेशन क्या है बताओ जल्दी से, इट शोज, बताओ इट शोज व्हाट, इट शोज बाय व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स, बताओ भाई रेवेन्यू रिसीट्स, वेरी गुड, करेक्ट है। तो इट शोज बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, पहला हमें समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा, मान लो कि ये रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया, बढ़ने का मतलब मैं बोल रहा हूं बेटा 40 रुपए हो गया, तो ये क्यों हुआ होगा, सरकार के बेटा खर्चे क्या हो गए होंगे, खर्चे ज्यादा हो गए होंगे। खर्चे कितने हो गए आज, खर्चे हो गए बेटा 120, लो मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, आज हो गया 120 माइनस 80, तो इसका मतलब क्या सर, सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया। हाँ, अब ये सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सरकार अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। अब आप बोलोगे सर ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स आपने बता दिया एक नई चीज, बेटा याद तो करनी पड़ेगी, एनपीई,
नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। अब ये कौन से होते हैं बेटा? ये वो खर्चे होते हैं, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। तो सर इससे क्या दिक्कत होती है? इससे ये दिक्कत होती है, इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई आने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के खर्चे हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। जब हमारी सिचुएशन और ही इन्फ्लेशनरी है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इस टाइप के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो एनपीई सरकार ज्यादा कर रही है। बोलोगे आप सर फिर भी समझ नहीं आया। मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद होगा मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खर्चा बताया था इंटरेस्ट पेड का, याद करो आप। क्या इंटरेस्ट पेड एक हमारा हमारा एनपीई है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है? आंसर इज यस। इंटरेस्ट के पे करने से सिर्फ इकोनॉमी में पैसा जाता है, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता इस इंटरेस्ट के अमाउंट की वजह से। समझ रहे हो बात? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीई, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया 20 से कितना हो गया बताओ? 40। तो इसका मतलब है आपने इकोनॉमी के अंदर एनपीई ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज वेरी रॉन्ग, नॉट गुड फॉर योर इकोनॉमी। तो दूसरा बताओ भाई, इंक्रीज इन, बताओ, आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट मींस क्या मतलब है इसका? इंक्रीज इन, बताओ, एनपीई, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। कितना सिंपल है आरडी, है ना? इसी तरीके से हमें सारे पढ़ने हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक। मुझे लगता है यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गई। अगर हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसकी मैं बात करूं, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? इट शोज बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी के अंदर एनपीई बढ़ रहे हैं, है ना? एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं, 3 आप पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। और मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं, चलो यहीं पे समझा देता हूं। देखो अब ढंग से बात को समझना, सारी बातें। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, आरडी इज इक्वल्स टू, ले लेता हूं 120 माइनस 80, 40 रुपए का आपके देश में क्या आ रहा है? आरडी आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो मुझे एक बात बता दो बस जल्दी से, बहुत सिंपल सी बात है। वो सिंपल सी बात ये है कि आप क्या अपने खर्चे रोक नहीं पा रहे हो? ये रे देखो। अब आप बोलोगे सर खर्चे नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं आपके पास 80 रुपए हैं, तो 80 रुपए हमारी क्या है? 80 रुपए हमारी रिसीट्स हैं, सरकार की इनकम है ना? और सरकार खर्चे कितना कर रही है? सरकार कर रही है 120 रुपए खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप समझो ना बात को, अब लॉजिक लगाओ। तो कितना मुझे बताओ डिफरेंस आ रहा है? सरकार 40 रुपए ज्यादा खर्चा कर रही है, मानते हो बात को? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। सिंपल सी बात क्या बोल रहा हूं मैं? कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को 80 रुपए तो खर्च करने चाहिए। बताओ बताओ कितने? सरकार को 80 रुपए खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? जब मेरे पास मेरे पॉकेट में 80 रुपए पड़े हैं, तो मैं जाके मार्केट में कितने खर्चा करूंगा? मैं क्या 120 खर्चा करके आऊंगा? मेरे को भी तो 80 रुपए खर्चा करना चाहिए, तो मेरा डेफिसिट कुछ नहीं आएगा। बट सरकार के पॉकेट में पड़े 80 रुपए, सरकार खर्चा करने चली है 120 रुपए। तो ये 40 रुपए कहां से लाने पड़ेंगे? क्या आपको इसके लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा? बताओ, क्या आपको इसके लिए बोरो नहीं करना पड़ेगा? बोरोइंग्स नहीं लेनी पड़ेंगी, है ना? करेक्ट है बात। तो मैं बोल सकता हूं ये हमें पूरी सिचुएशन एक बात सिखाती है, क्या? कि चादर जितनी है पैर उतने ही फैलाने चाहिए। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, बताओ क्या वो फेल हो गई हैं? ठीक, फेल हो गई हैं। किस चीज में? रेवेन्यू डेफिसिट को रोकने में, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में विद इन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, है ना? तो आंसर इज यस। तो एक इंप्लीकेशन और है, 2 मैं अभी करा के आ चुका हूं। तीसरी इंप्लीकेशन क्या है? थर्ड इंप्लीकेशन है कि इट शोज, क्या शो करता है बताओ? इट शोज द फेलियर, इट शोज द क्या? फेलियर किसका? ऑफ, बताओ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज किस चीज में? टू कर्टेल। कर्टेल का मतलब कंट्रोल करना, रोकना है, कंट्रोल लिख लो। टू कंट्रोल या कर्टेल इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन इट्स आर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये 3 इंप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट लगती है मेरे को, मैंने आपको बता दी है।
ठीक है, हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, हमारा आरडी कंप्लीट हो जाता है। एक बार हल्का सा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, व्हाट इज आरडी। हम डेफिसिट्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर पहला हमारा आरडी आया। व्हाट इज आरडी? रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स देन इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। तीन इंप्लीकेशन मैंने आपको करा दिए हैं। इट शोज व्हाट बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। इंक्रीज इन RD means increase in non-productive expenditures of the government, and it clearly shows the failure of government policy to curtail its revenue expenditure within its revenue receipts। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है? यहाँ पे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट हो जाता है। आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वैसा पढ़ते चलिए और उसको नोट डाउन करते रहिए, आपको कहीं इशू नहीं आना, कहीं पे भी इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है? और आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। जो मैं करा रहा हूँ, जितना जिस टॉपिक के अंदर जितना मैं करा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर बोर्ड्स, आईएससी, सीबीएसई, आईएससी और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए भी वो कंप्लीट है, सफिशिएंट है, ठीक है? और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है? वो हमें मोटिवेट करता था कि हम इस तरीके की वीडियोस और बनाएं आप लोगों के लिए, ठीक? और अगर मैंने आपको बोला नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी मेल आईडी लिख दीजिए, ठीक है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स मैं उधर ही डाल दूंगा अगर ये आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, ठीक है? बट अगर आपको इस टाइप की वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो मेरे को वीडियोस पे रिस्पॉन्स चाहिए, मेरे को पता चले आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे को और इस टाइप की वीडियोस बनानी है, ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं मैक्रो चल रही है, मैं पूरी बिजनेस स्टडीज, मैं पूरी अकाउंटेंसी, ठीक है, मैं पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इवन ये तो आपका क्या हो गया, सीबीएसई, आईएससी, सीयूटी लेवल हो गया। इवन अगर आपको बीबीए वगैरह, एमबीए वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसकी भी वीडियोस बना के लेके आऊंगा, ठीक है? इवन मैं बिजनेस लॉ की भी वीडियो बनाऊंगा। बट मेरे को पता तो चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है? अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आया है, देखो मैंने स्टार बना दिया, टॉपिक को पहले ही चमका दिया मैंने। क्या है वो है बेटा आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ठीक? अब फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा ये फिस्कल वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है? पहले मैं आपको मेन मेन चीजें समझाऊं। फिस्कल वर्ड का मतलब होता है समथिंग, देखो मैं लिख भी रहा हूं, समथिंग which is related, something which is related with government's income and government's expenditure। सरकार की इनकम और सरकार के एक्सपेंडिचर से जो चीज रिलेट करती है उसको हम फिस्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल। जैसे कि आप मनी एंड बैंकिंग के अंदर फिस्कल पॉलिसी आपने देखी होगी, ठीक है? आपने इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर फिस्कल पॉलिसी देखी होगी। फिस्कल का मतलब वो पॉलिसी जो सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे से रिलेट करती है। तो बहुत जगह आप देखते हो फिस्कल पॉलिसी में वर्ड आता है टैक्स का, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये टैक्स क्यों आता है? बिकॉज सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है ना? तो सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है, इस वजह से फिस्कल पॉलिसी को टैक्सेशन पॉलिसी भी बहुत जगह बोल दिया जाता है। तो यानी फिस्कल का मतलब वो भी वही चीज है जो सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे से रिलेट करती है। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल बात है। जहां भी फिस्कल दिखे पहले तो दिमाग में लिया ना सरकार की बात हो रही है, और सरकार की भी किस चीज से रिलेट बात हो रही है? सरकार की इनकम और सरकार के खर्चों से रिलेट बात हो रही होगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक? अब क्या है, इसको हटा देते हैं जरा। अब अगर हम बात करें, हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं बेटा फिस्कल पॉलिसी की नहीं, हम बात करने जा रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को थोड़ा आराम से ही लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है? अब है क्या फिस्कल डेफिसिट? देखो, अगर सरकार का टोटल खर्चा, टोटल खर्चे का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, ज्यादा हो जाता है सरकार की टोटल रिसीट से, इनकम से, बट रिसीट में क्या नहीं होना चाहिए? बोरोइंग्स को हटा के, बोरोइंग्स को हटा के, ठीक है? तो जो अमाउंट बचेगा वो आपका क्या आएगा? वो फिस्कल डेफिसिट होगा। क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। ये टेक्निकल डेफिनेशन है सबसे पहली बात, ठीक है? तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब है एक्सीड्स, ठीक है? किससे? टोटल रिसीट से। एक्सक्लूडिंग, क्या हटा के? देखो मैं डेफिनेशन फॉर्मूले से ही बना रहा हूं,
excluding क्या हटा के borrowings, then it is known as fiscal deficit. So what is fiscal deficit? When government total expenditure exceeds total receipts excluding borrowings, then it is known as what? Fiscal deficit. ठीक, ये बात हमें समझ में आई. अभी मैं इसको और समझाऊंगा. बट आप बोल रहे हो कि सर ये बात आपने फॉर्मूले में लिख दी, डेफिनेशन लिख दी, टेक्निकलिटी देख ली हमने, बट इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका सिंपल लैंग्वेज मीनिंग क्या है. इन लिख देता हूं आप लोगों के लिए. इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करी जाए आसान शब्दों में, तो बेटा फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग्स. क्या मतलब है? बोलो. बोरोइंग्स, सरकार की उधारी. बेटा सरकार अपनी उधारी को उधारी नहीं बोलती, सरकार को भी उधार लेना पड़ेगा. तो सरकार की क्या इज्जत रह जाएगी? सरकार बोलेगी कि हमें उधार लेना पड़ रहा है, तो सरकार की क्या इज्जत रह जाएगी? तो सरकार उस उधारी को उधारी नहीं बोलती, सरकार ने उसको एक बहुत फैंसी सा नाम दे दिया है, उस पर शुगर कोट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? फिस्कल डेफिसिट. तो कभी कभार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो लिखा आएगा द फिस्कल डेफिसिट इज 4.5% ऑफ जीडीपी. अब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आधे से ज्यादा को मैं बता रहा हूं, मेरी गारंटी है इसका मतलब ही समझ नहीं आएगा ये है क्या. और न्यूज़पेपर बताना चाह रहा है आपको कि भाई जो हमारे कंट्री में जीडीपी, जो भी अमाउंट है जीडीपी का, ठीक है, ट्रिलियंस में जाता है जीडीपी का अमाउंट, ठीक है, उसका 4.5% बहुत ज्यादा हो गया ये भी, है ना. तो फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार ने उधारी ले रखी है इतनी. अब अगर वहां लिख देंगे सरकार ने बोरो करा है, सरकार की उधारी, तो क्या इज्जत रह जाएगी सरकार की? तो इसको टेक्निकल नाम दे दिया हमने. बताओ क्या बेटा? फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक. अब आप बोलोगे तो सर यहां पे तो आप ऊपर बोल रहे थे यहां बोरिंग्स इंक्लूड नहीं करते, ये देखो बोरिंग्स हटा रखी हैं. अब आप यहां पे क्या बोल रहे हो? अब आप यहां बोल रहे हो कि सर देखो यहां पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, यहां पे हम बोरिंग्स इंक्लूड करते हैं. अब आप ये बात कर रहे हो, है ना. तो मैं यही समझाने जा रहा हूं इन दोनों का मतलब क्या है. आओ जरा समझे. चलो तो यहां पे देखते हैं. आप मुझे बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, बता रहा हूं बस आपको. चलो इसको मैं क्लीन ही करूं. देखो देखो आपने देखा होगा जनरली जो अकाउंट्स बनते हैं, आप मान लो गवर्नमेंट बजट भी एक अकाउंट है ना. तो मान लो मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, दिख रहा है सबको. अब जब अकाउंट बन रहा है तो यहां पे मैं मान लो लिख रहा हूं सरकार के खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर, और मैं यहाँ लिख रहा हूं सरकार की रिसीट्स. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे, खर्चे लिखते चले जाएंगे, और उसका टोटल हम यहाँ करेंगे. यहाँ हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते, और उसका टोटल हम यहाँ करेंगे, है ना. तो यहाँ टोटल होता है खर्चों का, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे मानते हो. मैं मान लेता हूँ ये हमारा कितना आ रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ. मैं मान लेता हूँ हमारा ये 100 आ रहा है. कितना आ रहा है बताओ? 100. ये लो 100. ठीक. अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी 100 आएगा? आंसर इज यस. आपने देखा होगा अकाउंट्स के अंदर टोटल यहाँ पे क्या होता है? सेम. तो ये आपके क्या हो गए बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर. ये क्या है आपके? टोटल रिसीट्स. बस समझाने का तरीका है बस एक. ठीक. आओ जरा यहाँ पे प्लेस करें इस वाले फॉर्मूले के अंदर. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बी मतलब बोरोइंग्स. चलो भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 100. लो यहां रख देता हूं मैं 100. माइनस माइनस मुझे बताओ टोटल रिसीट्स कितनी है बेटा? 100. लो यहां रख देता हूं. माइनस, यार इसको क्या हो गया, ठीक है, माइनस बोरोइंग्स. करेक्ट है. तो मुझे बताओ इसको ओपन करते हैं. 100 माइनस 100 प्लस बोरोइंग्स, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट. क्या बच गया? बोरोइंग्स. तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है हमारा? बोरोइंग्स. तो मैंने यही तो बोला फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? बोरोइंग्स. यानी कहने का क्या मतलब है? कहने का सिर्फ ये सेंस है कि फिस्कल डेफिसिट सरकार की उधारी होती है और कुछ नहीं होता. फिस्कल डेफिसिट सरकार की बताओ क्या है? सरकार की उधारी है. क्या है ये? उधारी. क्लियर है. तो इन शॉर्ट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स. ठीक. तो आप बोलोगे सर फिर आपने फॉर्मूला क्यों पढ़ाया? कौन सा? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स. क्यों बेटा? अभी जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना तो यही फॉर्मूला काम आना है आपका, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया. कोई प्रॉब्लम? तो मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया क्या है. फिस्कल डेफिसिट इज सरकार की उधारी, द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इन टेक्निकल टर्म्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स देन इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. क्लियर?
अब क्या हमें इसकी इंप्लीकेशंस भी करनी है? बिल्कुल करनी पड़ेंगी। अब जब हम बात करते हैं इंप्लीकेशंस की, तो इंप्लीकेशंस का मतलब एक तरीके से आप समझ लो इंपॉर्टेंस। क्या मतलब है इसका? इंपॉर्टेंस। ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंस है ये? फिस्कल डेफिसिट की, एफडी की। ठीक है, अब क्या क्या है जरा पहला समझते हैं। देखो फर्स्ट इसकी इंप्लीकेशन है ये क्या बताता है? इट शोज बाय व्हाट अमाउंट, by what amount government, by what amount government is spending beyond, याद कर लेना सारी चीजें, ये पूछी जाती है पेपर के अंदर, beyond its total receipts, its total receipts। ठीक, पहली समझो। अब पहला मैंने क्या लिखा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट बताता है कि सरकार अपनी टोटल रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये आरडी से कैसे अलग है? आरडी बताता है सरकार अपने रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है, ये बताता है टोटल। तो टोटल के अंदर दोनों खर्चे आते हैं, रेवेन्यू खर्चा भी और आपका कैपिटल खर्चा भी। ऐसी टोटल रिसीट्स के अंदर भी दोनों रिसीट्स आती है, आपकी आरआर रेवेन्यू रिसीट्स भी और आपकी कैपिटल रिसीट्स भी। कोई प्रॉब्लम की बात? बताओ, कोई प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी, पहले भी समझा दी। दूसरी पे आओ, ये क्या शो करता है? इट शोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इट शोज द डिपेंडेंस। सरकार की किसको शो करता है? डिपेंडेंस को, निर्भरता को। इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर बोरोइंग्स, ओवर बोरोइंग्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर्स, टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर्स। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये शो करता है कि सरकार को पता है किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, सरकार को उधारियों पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट आ रहा है यानी सरकार ने पैसा क्या करा हुआ? उधार लिया हुआ, बोरो करा हुआ है। तो सरकार की डिपेंडेंस को दिखाता है, सरकार किस चीज पे रह रही है? डिपेंड कर रही है बोरोइंग्स पे, उधारी पे, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। दूसरी इंप्लीकेशन, कितनी सिंपल बात है ना? उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं थर्ड इंप्लीकेशन की। अब थर्ड इंप्लीकेशन का मतलब क्या है? थर्ड इंप्लीकेशन का मतलब है, अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा, अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा सरकार की लायबिलिटीज बढ़ने लगी। किस चीज की? ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स की। इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट मींस इंक्रीज इन नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, बट इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट मींस इंक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। सरकार के फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उधारी वापस नहीं करनी पड़ेगी, सरकार की बुक्स में लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तीन बातें कर ली, ठीक है। शोज बाय व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स टोटल रिसीट्स, shows the dependence of government over borrowings to meet its expenditures. Third क्या है? increase in fiscal deficit mean increase in liabilities of government of repayment of borrowings. अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जो मैं दो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं फोर्थ बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख भी रहा हूं, आराम से लिख रहा हूं उसको। फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स क्या? इन्फ्लेशनरी, दोबारा लिख देता हूं। फोर्थ, फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। आ जाओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं। जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम बात करें सर इन्फ्लेशन क्या होती है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। अब महंगाई की जब हम बात करते हैं, देखो लिखा है ना, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने क्या लिखा है, ठीक है, कि जनरल प्राइस लेवल का देश के अंदर बढ़ जाना, ठीक है। जब देश के अंदर जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन। एक सेकंड रुकना जरा।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्लीन करें पहले इसको। लो देखो भाई, अब अगर बात करें कि हम भाई इन्फ्लेशन की बात करने जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना, महंगाई आ जाना देश के अंदर। और ये किसकी वजह से आती है, एफडी की वजह से आती है, जो आप पढ़ रहे हो। ये किसकी वजह से आती है बताओ, एफडी की वजह से, फिस्कल डेफिसिट की वजह से। जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो सरकार की क्या थी बताओ, मैंने अभी बताया आपको, उधारी, बोरोइंग सरकार की बेटा, है ना। इसी की वजह से कंट्री के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये आपने बता दिया बट ऐसा हो क्यों रहा है, अब मैं वही समझाने जा रहा हूं आपको बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं सारी बातें, देखो जंग से। जब भी सरकार क्या करती है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट आता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार ने पैसा क्या कर लिया बताओ, बोरो कर लिया। अब सरकार जब बोरो करती है तो बोरो करने का मतलब क्या है, ये है सरकार। सरकार को बेटा पैसे की जरूरत, क्यों, सरकार के खर्चे ज्यादा, रिसीट कम, सरकार क्या करेगी, पैसा बोरो। अब सरकार किसके पास जाएगी, सरकार जाएगी आरबीआई के पास, द पापा ऑफ ऑल बैंक, एंड द इशूअर ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी द आरबीआई, है ना। अब आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से बोलेगी हमें उधार चाहिए, लाओ हमें उधार दे दो। आरबीआई बोलेगी मेरे पास पैसा नहीं है, आप बार बार उधार के लिए आ जाते हो मेरे पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि आपके पास पैसा नहीं, हमने मान लिया, तो हम तो बोल रहे हैं नया छापो। तो आरबीआई अब मना नहीं कर पाएगी, आरबीआई को न्यू करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, न्यू करेंसी बेटा, करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। और जब आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सुन रहे हो बात को, क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि आरबीआई नई करेंसी इशू करके सरकार को क्या दे रही है, उधार दे रही है, सरकार के डेफिसिट को फाइनेंस कर रही है। इससे क्या होगा, अब ये पैसा सरकार के पास आएगा, दोबारा से नया पैसा छप के एज अ उधार सरकार के पास गया, सरकार ने बोरो कर लिया। अब सरकार बोरो करके पता क्या करेगी, इकोनॉमी में खर्चा ही तो करेगी, तो उससे इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अब सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा आने लगेगा, लोगों के पास पैसा आया, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोग खरीदने लगे, तो डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी अगर, तो इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और इन्फ्लेशन आ जाएगी। देयरफॉर इट इज सेड दैट फिस्कल डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर because it increases the supply of money in the economy because government has to resort to deficit financing। समझ में आई बात, ये जो मैंने बात बोली मैंने पूरी लिख दी। सरकार की जो बोरोइंग्स हैं वो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगी, जिससे महंगाई आएगी देश के अंदर। क्यों आएगी, क्योंकि आरबीआई को नई करेंसी इशू करनी पड़ जाती है, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। क्लियर है, तो बहुत ही गलत है। सरकार कोशिश करती है कि अपना फिस्कल डेफिसिट लिमिटेड रखे, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर देश के अंदर आ रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सरकार ने बोरोइंग ज्यादा ले रखी है। कितना सिंपल सी बात थी, है ना। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इंप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है डायरेक्टली, ठीक है। हाउ फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, दिस इज द प्रोसेस। क्लियर है, आगे चले, क्लीन कर रहा हूं मैं इसको। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है। क्या, कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो लेंडर कंट्री है, हम जरूरी नहीं आरबीआई से उधार लें, हमेशा कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने किसी लेंडर कंट्री से, ठीक है, उधार ले लिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूएसए से। हमने यूएसए के पास गए, यूएसए ने हमें क्या कर दिया, उधार दे दिया, हमें बोरिंग्स दे दी, ठीक। क्या अब यूएसए हम पे कोई कंडीशन इंपोज कर सकती है, बोलो, क्या कंडीशन इंपोज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जो उधार दे रहा है वो आप पे तो कुछ भी कंडीशन लगा सकता है, उधार देने वाला इंसान कुछ भी बोल सकता है आपसे, है ना। आप अभी तो आप जरूरत में हो, इंसान जरूरतों का फायदा ही उठाता है। तो यूएसए क्या करेगा, जरूरत का फायदा उठाएगा और हमसे बोलेगा, किसको बोलेगा, इंडिया से बेटा, इंडिया से बोलेगा क्या, कि आप चाइना से ट्रेड मत करो। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या हमारे लिए। हम आपको लोन तब देंगे, इंडिया को लोन तब देंगे, ठीक है, जब आप चाइना से क्या बंद कर दोगे, ट्रेड खत्म कर दोगे, आप चाइना से ट्रेड मत करो, ठीक है। तो लैंडर कंट्री क्या हम पे कोई कंडीशन इंपोज कर सकती है, आंसर इज यस, कर सकती है, जो कि हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो सम टाइम फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या होता है, लेंडर कंट्री में इंपोज सम कंडीशन विच माइट एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी, एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी, हमारे देश को कैसे बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ये फिस्कल डेफिसिट की एक इंप्लीकेशन और है। तो सम टाइम लेंडर कंट्री इंपोजेस द कंडीशन विच एडवर्सली अफेक्ट्स द इकोनॉमी। क्लियर है बात,
ठीक, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ज़्यादातर सामान मेड इन चाइना है, हमने कैसे बंद कर दें ट्रेड उनसे, कर दिया तो हमारी इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी। तो ये 5 मैंने आपको implications बताई हैं। एक, by what amount government spending beyond its total receipts shows the dependence of government over borrowings to meet its expenditure. Increase in fiscal deficit means increase in liability of the government. उसके बाद creates inflationary pressure in the economy. और फिफ्थ क्या है, देखो फिफ्थ, ठीक है, लेंडर कंट्री हम पे कंडीशंस इंपोज कर सकती है which might adversely affect the economy. वेरी गुड, बोलो भाई, क्लियर है बात?